Hello friends. So today we are going to see the approaches to study the human behavior. Till now we have studied experimental method and many other methods. But there are certain topics which you cannot study by doing the experiments. Okay. So for example the topics like the effect of being deprived of mother's law or the effect of malnutrition. Okay. So these two topics if you take for example, so they could not be studied in control experiments because no one would starve baby's affection of mother's law or food. So these topics can be studied in naturalistic observation. Okay, this is the only way through which you can study the human development, and there are three approaches or three comparisons generally we do with the data to see the effect of developmental variables. Okay, so there are three approaches. So अगर हमको स्टडी करना हो कि इफेक्ट क्या है अगर बच्चे को मदर्स लव से क्या किया जाए, उसको डिप्राइव कर दिया जाए, या माल न्यूट्रिशन का इफेक्ट बच्चे पे क्या पड़ेगा, है ना। तो अगर ये स्टडी करना है तो आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते इसके ऊपर, बिकॉज आप ये अनएथिकल होगा कि आप किसी बच्चे को भूखा रख रहे हैं या किसी बच्चे को अपनी माँ के प्यार से दूर रख रहे हैं ना। तो रिसर्च की टर्म में ये अनएथिकल रहेगा। तो अगर इसको ऑब्जर्व करना है इस टॉपिक को, तो आपको नेचुरलिस्टिक कंडीशन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा स्टडी के लिए। तो इसके लिए इस तरह के टॉपिक्स के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए हमको क्या अगर थ्री अप्रोचेज़ है, जिसको हम देखते हैं कौन कौन से अप्रोचेज़ है। सो दोज थ्री अप्रोचेज़ टू स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, क्रॉस कल्चरल अप्रोच एंड लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ research, and these research approaches or methods are normally used to study the human development. तो ये तीन अप्रोचेस है, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल मेथड्स। इन्हीं तीन अप्रोच का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर एंड थ्रू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। सो फॉर एग्जांपल अगर हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज at which an infant can be expected to roll over, creep, crawl, pull himself to a standing position and walk unaided. And this can be determined by observing a group of children from birth until the age of 15 months. If we as investigators study a group of 1 month old infant, another group of 2 month old infant, and likewise different groups, and we study that for 1 month, so you can see here within 1 month we can complete the study of 15 month. Okay, so likewise we are going to separate the students age group wise, 1 month child in one group, 2 month child in another group, 3 month child in another group. Likewise we are going to just make 15 groups of different ages, and we assign one observer for each group. These observers are going to observe the behavioral changes of these child for 1 month. So a 15-month study can be done within a month period. Okay, so अगर हमको ये स्टडी करना है कि कितना टाइम कौन कौन से टाइम पे जो है, कौन से एज पे चाइल्ड जो होता है वो रोल ओवर यानी कि पलटने लगता है, क्रीप करने लगता है, क्रॉल करके चलने लगता है, अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आता है और बिना किसी एड के, है ना, बिना किसी सहारे के वो चलने लगता है। तो अगर हमको ये ऑब्ज़र्व करना है तो एक तरीका ये है कि हम, और हमको मालूम है कि ये 1 से लेकर 15 मंथ तक का ये सारी एक्टिविटी होती है बच्चों के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एक मंथ वाले ग्रुप के क्या कर सकते हैं, 15 ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप में 1 मंथ वाले बच्चे होंगे 20-25, दूसरे ग्रुप में 2 मंथ के बच्चे होंगे, तीसरे ग्रुप में 3 मंथ के बच्चे होंगे, और हर ग्रुप में हम एक ऑब्जर्वर सेट कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वर पूरा महीना क्या करेगा, उनके बिहेवियर को नोट डाउन करेगा और फिर सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे, हम इकट्ठा करके देख लेंगे कि कौन से मंथ में बच्चा कौन सा बिहेवियर शो करता है। ओके, सो इस तरह से हम जो इतनी लॉन्ग स्टडी थी उसको हमने क्या किया, छोटे में कर लिया। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड आई एम डॉक्टर नियाज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर AIKC कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंबई। सो लेट्स सी हियर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। सो अगर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, तो क्रॉस सेक्शन पहले हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, है ना। तो हम कोई भी, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हॉरिजॉन्टल कट करके उसकी एक पीस निकाल लें, है ना,
दो हॉरिजॉन्टल कट करके पतली सी स्लाइस निकाल लें उसके अंदर से और उसकी स्टडी करें, तो वो कौन सा कट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, है ना, कट हो जाएगा। जैसे इस फिगर्स में आप देख सकते होंगे कि ये सारे क्या हॉरिजॉन्टल पीसेस थे, है ना। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि जैसे आपने इलेक्शन देखा होगा, है ना। सो इलेक्शंस में एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल में क्या करते हैं वो, है ना, रिजल्ट आने से पहले ही बताते हैं वो, इलेक्शन होने से पहले ही कि कौन सी पार्टी जीत सकती है ना, दे आर जस्ट प्रिडिक्टिंग। So this exit polls, if you see, they are not just taking the data from all the members. What they do, they select the sample and they collect the data. On the basis of those data they can predict which party is going to win. Okay, तो इस तरह से वो predict करते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ उन्होंने 7,540 डेटा ही लिया है 215 सीट्स पे, जबकि अगर आप इलेक्ट्रोल देखेंगे वहाँ पे कि जो जो इलेक्शन में वोट डालने वाले वो तो करोड़्स में हैं, है ना, लेकिन इन्होंने सिर्फ 7,540 का डेटा लिया है और उसके बेस पे क्या कि इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी को कम मिलेगी, है ना। तो ये भी क्या है, एक छोटा सा डेटा लेके उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे बता दिया कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन अगर आज इस डेटा को आप अप्लाई करना चाहो, इस रिसर्च को आप आज अप्लाई करना चाहो, तो आज नहीं अप्लाई होगा, ये उसी टाइम के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ओके, सो दैट इज़ अप्लीकेबल फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ओके, सो यहाँ पे देखो कि अगर आप देखते हो यहाँ पे कि क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में देखो, ये 2005 में देयर इज़ अ डिफरेंट ग्रुप, है ना, 6 ईयर्स का, 2005 में ही 9 ईयर्स के भी बच्चे को ले लिया, है ना, उसकी स्टडी किया, और 2005 में ही 12 ईयर्स के बच्चों की स्टडी कर लिया, उनमें देखा कि क्या बिहेवियरल चेंज आते हैं, ना। सो देखो एक साल में आपने 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बिहेवियर की स्टडी कर ली, है ना। तो इस तरह से आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा सैम्पल्स की स्टडी करके उनके बिहेवियर को आप बता सकते हैं, है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि वी आर कंपेयरिंग the groups that differs in age or background. So this cross sectional approach or study helps in to study the behavior, the human development, है ना, and compare them with the help of their groups, because they differ in age and they differ in the sometime background also. So here in cross sectional approach there is a different groups with different age and or the backgrounds. Okay, so ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ऊपर आप एग्जाम्पल के 15 से 24 का अलग ग्रुप है, 25 से 34 का अलग ग्रुप है, 25 से 46 का अलग ग्रुप है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन 1 मंथ 1 ईयर, है ना। एक ही टाइम पे हमको स्नैपशॉट इसका मिल जाएगा कि क्या उसका बिहेवियर है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ क्रॉस sectional approach. The cross sectional approach is nothing but it is a group of people differing in age are studied at the same time, है ना। तो एक ही टाइम पे डिफरेंट एज ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हियर अ रिसर्चर इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व द बिहेवियर थ्रू आउट द टाइम, है ना। वो टाइम पे उस बिहेवियर को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी बोलते हैं। सो द डेटा is collected at one point in time. So here the collection of data at one point in time. So here in cross sectional approach the data is collected at one point in time. For example exit poll का example ले सकते हैं आप। इलेक्शन से पहले डेटा वो लिया गया है ना, उस इलेक्शन से पहले वो वैलिड क्या रहेगा, वही इलेक्शन तक रहेगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इसमें भी जो डेटा कलेक्शन होता है ये वन पॉइंट इन टाइम में डेटा कलेक्ट होता है। अब दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स एट वन टाइम। तो ये रिसर्च या अप्रोच किसके बेस पे है, ये दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है आपको, एंड दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। और ये ऑब्जर्वेशन आप डिफरेंट ग्रुप्स में देखने वाले हैं, है ना। आपने 1 मंथ के चाइल्ड, 2 मंथ के चाइल्ड, 3 मंथ के चाइल्ड में ये डिफरेंस आप देखेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स हो गए ये, और एक ही टाइम पे देखेंगे 1 मंथ में ये सारे ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या बिहेवियरल चेंज आ रहा है, वो आप देखने वाले हैं। So you are going to use different techniques to gather the information only. तो इससे आपको सिर्फ information मिलेगी, है ना। And which technique you are going to use here? You are going to use survey method. तो आप यहाँ पे सर्वे टेक्निक यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या चेंज आया, किस वजह से चेंज आया, दैट यू आर नॉट गोइंग टू नो, है ना। द कॉज ऑफ द चेंज यू विल नॉट बी एबल टू सी हियर, बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स हैं और आपने ग्रुप्स को सिर्फ 1 महीना ही ऑब्जर्व किया, उसके पहले क्या उसके साथ हुआ रहेगा, क्या किस वजह से इसके बिहेवियर में चेंज है, वो कॉज आपको नहीं पता चलेगा। सिर्फ क्या पता चलेगा, यहाँ पे यू आर गोइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन ओनली,
Okay, so this is used to compare developmental levels at various ages or background. तो इस क्रॉस सेक्शनल अप्रोच मेथड से विल बी एबल टू कंपेयर द डेवलपमेंटल लेवल. आप डेवलपमेंटल लेवल को कंपेयर कर सकते हैं एट वेरियस एज और बैकग्राउंड. तो इस तरह से आप वेरियस एज और बैकग्राउंड, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि 6 साल 9 साल और 12 ईयर्स के बच्चों को हमने 1 साल देखा था. तो डिफरेंट लेवल्स पे, डेवलपमेंटल लेवल्स पे क्या चेंजेस आते हैं हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. तो दिस कंपेयर्स आर बेस्ड ऑन एजेस, या फिर आप बैकग्राउंड के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं. जैसे आपने क्या लिया कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ऊपर ले लिया कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं और बैकग्राउंड्स के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में ये था हमने देखा. सो इट डील्स विद द सिचुएशन एग्जिस्टिंग एट द गिवन टाइम इन अ ग्रुप और द पॉपुलेशन. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दैट is going to give you the information about the situation existing at a given time. उस वक्त जो सिचुएशन है ना ग्रुप के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी. जैसे मैंने इलेक्शन का बताया था, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसी वक्त, उसी इलेक्शन के दौरान लोगों का क्या रुझान है वो पता चलेगा. अगर वो इन्फॉर्मेशन को आज अप्लाई करना चाहेंगे तो आज रुझान कुछ और हो सकता है उनका, है ना, तो वो आपको आज की इन्फॉर्मेशन उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना. देन ऑफन यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉसिबल रिलेशनशिप, है ना. इस इंफॉर्मेशन को यू कैन यूज़ फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन्स अबाउट पॉसिबल रिलेशनशिप. इससे आप सिर्फ पॉसिबल रिलेशनशिप बता सकते हैं मगर कंफर्म नहीं बता सकते कि ऐसा होगा ही, है ना, बिकॉज आपको रूट कॉज नहीं पता. बट यू कैन जस्ट मेक एन इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉसिबल रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी. देन इट लुक्स एट न्यूमरस थिंग एट वंस, है ना. तो एक ही टाइम पे आप कई सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हो. यू लुक एट न्यूमरस थिंग एट वंस. फॉर एग्जांपल यू कैन कंपेयर द डेटा विद द हेल्प ऑफ एज, विद द हेल्प ऑफ इनकम, विद द हेल्प ऑफ जेंडर. सो एक ही टाइम पे आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना. सो लुक एट द डोमिनेंस ऑफ समथिंग इन अ गिवन पॉपुलेशन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी यू कैन सी द डोमिनेंस ऑफ समथिंग इन अ गिवन पॉपुलेशन. व्हाट इज द डोमिनेंट बिहेवियर एट दैट पर्टिकुलर एज. तो अगर सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने 1 मंथ वाले सब बच्चों को 1 मंथ वाले बच्चों को इकट्ठा रखा, 2 मंथ वालों को बच्चों को इकट्ठा रखा, 3 मंथ वाले को इकट्ठा रखा, तो आपको 1 मंथ से जब बच्चा 2 मंथ में जाता तो उसमें क्या डोमिनेंट चेंज आता है ना, सब में क्या चेंज आ रहा है. 2 से 3 महीने में बच्चा जा रहा है तो उसमें क्या डोमिनेंट चेंज आ रहा है, तो वो स्टडी आप कर सकते हैं. सो इट विल हेल्प यू टू लुक एट द डोमिनेंस ऑफ समथिंग इन अ गिवन पॉपुलेशन. ओके, so this is used to describe what is happening at the present moment. तो इस डेटा से you will be able to describe what is happening at the present moment. एग्जाम्पल हम लोग इलेक्शन के लिए ले सकते हैं. उस डेटा जो आपको मिला हुआ है 7,540 पार्टिसिपेंट्स का, उस डेटा से आप बता सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा है वहाँ पे, उन लोगों का है ना ऑब्जर्वेशन क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या है, वो टाइम पे आप बता सकते हैं. तो यूज़फुल टू डिस्क्राइब what is happening at the present moment. So here the people, the characteristics, if you say, let's see the characteristics of this cross sectional approach. So here the people are studied at a point in time without follow up. तो देखो इस पे हम फॉलो अप नहीं करते हैं ना, फॉलो अप नहीं करने का चांस होता है. 1 महीना आपने स्टडी किया हर बच्चों का, उसके बाद आपने उसके बेस पे कंक्लूजन कर दिया, उसमें फॉलो अप का चांस नहीं होता, बिकॉज वो 1 महीने से बच्चा फिर 2 महीने में चला गया दूसरे मंथ में, तो वो स्टूडेंट से आप फॉलो अप नहीं कर सकते, वो बच्चों से, वो चाइल्ड से. सो हियर द पीपल आर स्टडीड एट अ पॉइंट इन टाइम विदाउट फॉलो अप. और जैसे आपने एग्जिट पोल भी किया, उसका फॉलो अप आज नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज आज की सिचुएशन अलग होगी, सब चीज़ डिफरेंट हो गया है ना, तो इसमें फॉलो अप करने का स्कोप नहीं होता है. सो दिस विल गिव द स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन. आपको एक स्नैपशॉट देगा, है ना. तो ये काइंड ऑफ स्टडी विल ऑलवेज गिव यू द स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन की फीलिंग क्या उस टाइम पे, वो आपको पता चल जाएगा, है ना. तो आपका स्नैपशॉट वो देगा, है ना. जैसे आप कोई पिकनिक पे गए, आपने सब फोटोग्राफी की है, तो कहीं पे एक मोमेंट पे जो आपने फ़ोटो लिया है वो पूरी पिकनिक का एक स्नैपशॉट ही देगा कि हाँ ये टाइम पे ये बंदा ये चीज़ कर रहा था. दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द स्नैपशॉट ऑफ अ population. Then variables are not manipulated by the researcher. तो here you are not having any scope to manipulate the variables. आपको variables को manipulate करने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज
उसको आप देख नहीं सकते। अगर आप आज कोई चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में है। अगर सपोज 2 महीने के वाले को आप कुछ मैनिपुलेशन करते हो उसके बिहेवियर में, उसको कुछ नया ट्रीटमेंट देते हो, तो वो तो 3 महीने में तीसरे में चला गया, तीसरे में भी अच्छे तो दूसरे हैं, तीसरे में हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी सिर्फ 1 महीना कर रहे हैं ना। तो हियर वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली, डू नॉट गिव एनी आंसर वाई। सो इसमें हम क्या देखते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही हमको मिलेगी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होने के लिए आपको रूट कॉज पता होना चाहिए, वो आपको इसका आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन कैन कंडक्ट रिपीटेड क्रॉस सेक्शन स्टडीज टू मेजर द चेंजेस इन पॉपुलेशन। आप रिपीटेड क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ कर सकते हैं, ये चेंजेस कितना है, क्यों हो रहा है, वो आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन डू द रिपीटेड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ओके, these are the characteristics. Let's see the uses of this cross sectional approach. So first one is it's often used by the researcher to study the developmental psychology. So it is used in developmental psychology to study the human development of the population. Okay, so human development कैसा हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए हम क्रॉस सेक्शनल अप्रोच को वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दिस कैन बी यूज टू कंपेयर ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अगर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ग्रुप्स है उसको कंपेयर करने में ये हेल्पफुल है, यूज़फुल है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं कि इफ़ द रीडिंग एबिलिटी ऑफ 6 year old वेर मेजर्ड इन लो मिडिल एंड हाई इनकम फैमिलीज, वन वुड हैव a cross sectional of reading ability that at that age for the various income groups in a community। अगर हमको देखना है कि 6 साल के बच्चों में रीडिंग एबिलिटी कितनी होती है ना, तो हम 6 साल के बच्चों में डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। एक लो इनकम ग्रुप बना सकते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप बना सकते हैं, हाई इनकम ग्रुप बना सकते हैं, और तीनों को 1 साल तक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी रीडिंग एबिलिटी क्या है ना। तो देख सकते हैं कि लो वालों की कैसी है, मिडिल वालों की कैसी है और हाई वालों की कैसी है। तो इसके लिए आपको कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड होगा, क्रॉस sectional approach will be the better method to study this kind of topics। okay, next use इसका हो सकता है we can take a group of sample from a set to see if there are any difference in the section। हम लोग क्या कर सकते हैं, सैम्पल जैसे मैंने उसका दिया था आपको एग्जाम्पल किसका, एक्शन इलेक्शन का है ना, तो उसमें हम ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सैम्पल्स ले सकते हैं फ्रॉम अ सेट एंड वी कैन सी देयर इज़ एनी डिफरेंस इन द सेक्शन, सेक्शन में कोई डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं ना। देन वी वुड चूज चिल्ड्रंस फ्रॉम एज ग्रुप्स सच एज 5, 10, 15 टू एग्जामिन हाउ चिल्ड्रंस बिहेवियर चेंजेस ओवर टाइम। उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है ओवर टाइम वो हम देख सकते हैं ना, ठीक है। So these kind of study we can do with the help of this cross sectional approaches। So these are some uses। okay, let us see some merits of this method। so अगर आप मेरिट देखेंगे तो पहली मेरिट इसकी क्या है कि it can be conducted in a shorter amount of time quicker than other designs। so आप देखते हैं कि 15 महीने की स्टडी हम 1 मंथ में कर सकते हैं ना, 15 साल की स्टडी हम 5 years में कर सकते हैं। so this can be conducted in a shorter amount of time quicker than any other design। okay, then we have already discussed that does not require any follow up or there is no scope of follow up। follow up की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर है ना, क्योंकि हमारे पास जब बच्चा 3 साल का होगा तो हमारे पास दूसरे बच्चे हैं, हमने स्टडी कर लिया ऑलरेडी उनका है ना, so there is no requirement of follow up। then less costly। so अगर आप बच्चे को पूरा 15 महीने तक के स्टडी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने के चांसेस, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाद में कंपेयर करेंगे इसको विद अदर अप्रोचेस तो उसके मुकाबले में क्या है, थोड़ा लेस कॉस्टली है। देन एफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इफ़ यू आर डूइंग दिस स्टडी फॉर द लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देन दिस मेथड विल बी एफिशिएंट। अगर आप कई सैम्पल साइज़ आपकी ज़्यादा है, हर ग्रुप में आपने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स लिया हुआ है, तो ये मेथड क्या है, एफिशिएंट है। then are often representative of a population rather than a smaller or subpopulation। so this study the samples will be the representation of a population है ना, जो स्टडी में फाइंडिंग्स आएगी वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी rather than a smaller or सब पॉपुलेशन है ना। तो इसमें जो हम सैम्पल्स लेंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी फाइंडिंग भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी।
सो कंपेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दूसरे दूसरे बैकग्राउंड्स के लोगों को भी क्या कर सकती है, ये कंपेयर कर सकती है, जैसे हमने देखा था. लेट्स सी सम अदर मेरिट्स. It's good for exploratory research, so this can be the finding can be used for further research also. It will helpful to generate hypothesis for future research. मैंने बोला रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं पॉसिबल क्या है ना. तो उसके बताने के हिसाब से पॉसिबल रिलेशनशिप को आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बेस पे हाइपोथेसिस बना सकते हैं ना. सर्टेनिटी के साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि यही रिलेशन है, बट हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं. तो यू कैन जनरेट द हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च. सो डेटा इज़ यूज़फुल फॉर मेनी डिफरेंट रिसर्चर्स. तो ये आगे अगर किसी को इसमें और ज़्यादा डीप रिसर्च करना हो तो इसका डेटा उन सारे रिसर्चर्स के लिए क्या होगा, इट विल बी मोर हेल्पफुल. देन आइडेंटिफाई द एज डिमार्केटेड ट्रांजिशंस, है ना. एज डिमार्केटेड ट्रांजिशन की 5 साल से जब 6 साल में बच्चा गया तो क्या चेंजेस आए, 6 साल से 7 साल में बच्चा गया तो क्या चेंजेस आए, है ना. तो एज डिमार्केटेड जितने ट्रांजिशंस होते हैं, दैट वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड इट विल बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एज डिमार्केटेड transition during which one or more changes take place. So this approach can be useful to measure the attitude, the belief, the behavior, the personal or family history, genetic factors, the existing or past health conditions, or any else that do not require follow up to access. ये कई सारी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ना, इन अ नेचुरलिस्टिक कंडीशंस. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ this cross-sectional approach. Let us see the limitations of this approach. So here it will not helpful in reflecting individual's development. So do not reflect individual development. एक individual के अंदर क्या changes आ रहा है शुरू से लेके आखिर तक, वो आप इससे reflect नहीं कर सकते, because आपके sample अलग है. 1 month वाला sample अलग है, वो 2 महीने के बाद कहाँ गया, उसमें क्या development है वो हमको नहीं पता है ना. 2 महीने वाला सैम्पल अलग है, वो सिर्फ हमने उसकी एक महीना ही स्टडी की है, उसके बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आए, दैट वी आर नॉट बीन एबल टू नो. तो आपने कई सारे अलग अलग सैम्पल को एक्यूमुलेट किया, उनकी फाइंडिंग को इकट्ठा करके बताया कि ये 1 महीने से 15 महीने के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं. बट उसमें कोई भी सैम्पल आपका 1 महीने से 15 महीने तक का नहीं गया है ना. तो हमने सिर्फ अलग अलग सैम्पल्स को यूज़ किया हुआ है. तो इससे वी आर नॉट बीन एबल टू रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट. देन reveal just differences and not the process of developmental change within the child. So it's just only going to reveal the differences from one group to another group, but we are not going to get much detail about the process of developmental changes. ये process में कैसे कैसे change आया, developmental change का process हम इससे नहीं पता कर सकते हैं, because process को study करने के लिए you have to study that sample for a longer duration of time, है ना. दैट वी आर नॉट डूइंग. सो इससे सिर्फ आपको डिफरेंसेस ही पता चलेगा, वो प्रोसेस डिफरेंस का प्रोसेस क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा. सो इट विल देयर विल बी इंक्रीज इन कॉस्ट विद मोर सब्जेक्ट्स एंड ईच लोकेशन. आप जैसे जैसे उसमें सैम्पल बढ़ाते जाएंगे, सब्जेक्ट्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे खर्चा भी इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इससे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, है ना. सो विद द हेल्प ऑफ दिस longitudinal approach you will not be able to just establish the cause and effect relationship. And here there is no control of independent variable, है. आप independent variable को manipulate ही नहीं कर सकते, because वो पहले हो चुका है, उसका effect सिर्फ आप देख सकते हैं, but उसको control नहीं कर सकते, है ना. तो you will not be able to control the independent variable here. Okay, so these are the limitations of this cross sectional approach. Okay, so I'm giving you just one example here. Just you have to identify which approach is this. Okay, so see here the example. So in a study of language development, young a psychologist है ना, in 1941 studied children from well-to families and poor families. He measured the rate of language development for children in higher socio-economic families and compared this rate to the rate of development of language in children from poorer families. So now you have to identify that this study is a controlled experiment study, cross cultural study, longitudinal study, or cross sectional study. So just think about. Okay, so just write down in the comment box. So this is a cross
sectional approach. This example is a cross-sectional approach of study. So thank you very much for watching this, and if you are new to the channel, please don't forget to subscribe the channel.